ईडी और सीबीआई के मिसयूज को लेकर के लगातार बातें पब्लिक और इंटेलेक्ट के बीच में होती रहती हैं, लेकिन अगर एक सवाल जो लगातार दिल्ली घोटाले, शराब घोटाले के मामले से पब्लिक के और इंटेलेक्ट के बीच में जो उठ के आया है, वो इस बात पे है कि क्या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ईडी या एनआईए या और जो दीगर इनकम टैक्स की जांच एजेंसियां हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती हैं या ये कभी रूलिंग पार्टी के नेताओं को भी अरेस्ट करती हैं? इस बारे में कई एक जानकार लोगों का मानना है कि अगर कोर्ट में सुनवाई के दौरान या कोर्ट को सो मोटो कभी संज्ञान लेकर के ये पूछना चाहिए कि कई कई राज्यों में रूलिंग पार्टी के जरिए से सरकार को गिराई गई, बिहार उसका उदाहरण है, एमपी उसका उदाहरण है, राजस्थान में उठापटक की गई, उत्तराखंड में उठापटक की गई और वर्तमान समय में महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसके बारे में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में भी इस बात की पिटीशन चल रही है कि महाराष्ट्र में जो तोड़ फोड़ जोड़ की सरकार हुई है, यानी दल बदलू कानून के तहत कई एक एमएलएस को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन या अपील ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में फाइल हुई थी, उसको लेकर के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने 31 दिसंबर 2023 तक डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली को ऑर्डर किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे फाइनल डिसीजन ले लेना है, यानी डिसीजन ले ले। ये सारी बातें पब्लिक और इंटेलेक्ट के बीच में घूम रही हैं और एक दूसरे के बीच में छह में गोइयां हो रही हैं कि क्या ईडी और सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को क्या ये सरकार को गिराने और नए तरीके से एमपीस और एमएलएस को मैनेज करके सरकार बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्या इन सब चीजों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अगर आप दिल्ली के शराब स्कीम नीति को देखें तो ये एक इनेक्टमेंट किया हुआ एक्ट है, जिसको लेजिस्लेचर के जरिए से बनाया गया है और लेजिस्लेशन बनाई गई किसी पॉइंट पे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा बनाई गई मैटर्स को लेकर के कोर्ट उस मैटर की सुनवाई करते हुए उस पॉलिसी को अल्ट्रा वायरस तो डिक्लेयर कर सकता है या पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट अगर हो तो अमेंडमेंट के लिए ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकती है, और अगर उस पॉलिसी में कोई डिफिशियंसी है तो ऑनरेबल कोर्ट उस डिफिशियंसी को फिलअप करने के लिए या उसे पूरक करने के लिए सप्लीमेंट्री तौर पे ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अगर इसको नजदीक से एनालिसिस किया जाए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश की जाए, तो एक दिल्ली विधानसभा के जरिए से पारित किया गया ऑर्डिनेंस या पॉलिसी है, जिस पॉलिसी को लेकर के दिल्ली के एलजी के जरिए से करप्शन का आरोप लगाया गया है
उस करप्शन के आरोप को लेकर के उस पे सीबीआई और ईडी ने अलग अलग तरीके से जांच के लिए एफआईआर अपनी अपनी पंजीकृत की है और एफआईआर में जांच करते हुए ये कहा है कि पॉलिसी का गलत इस्तेमाल हुआ है और पैसे का लेन देन और ट्रांजैक्शंस हुए हैं और इस ट्रांजैक्शंस के बेस पे कई आम आदमी पार्टी के लीडरान की गिरफ्तारी हो गई है। उसमें मनीष सिसोदिया जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली थे और उसी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा लीडर संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है और कई एक बिजनेसमैन जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई ने उनको भी एक्यूज बनाया है। अगर रिसेंटली देखें तो जहां जहां पे स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उन स्टेट में सीबीआई एकदम ईडी और सीबीआई जगह जगह पे छापामारी कर रही है। जहां कांग्रेस सरकार बनाने की पोजीशन पे है वहां कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यानी एक हिसाब से ये देखें तो ईडी और सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशनल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। यानी ईडी तभी सक्रिय होती है जब किसी स्टेट में चुनाव होता है। ऐसा स्टेटमेंट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कपिल सिब्बल के जरिए से दी गई है और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए से भी एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा गया है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ ये पार्टीज को बेनिफिट करने के लिए और चुनाव को जिताने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पार्टीज को जिताने का प्रयास कर रही है और जो नेता इनसे डरते दबते नहीं है उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा करके उनको जेल भेज दिया जाता है। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी का नाम बिना लिए कई तरीके से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगातार प्रहार किया है। ऐसे ही कपिल सिब्बल के जरिए से भी ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में लिबर्टी जो है वो डेड हो चुकी है और अगर किसी को पीएमएलए एक्ट या यूएपीए के तहत गिरफ्तारी की जा रही है तो कोर्टें भी उनको बेल देने से मना कर रही हैं। हालांकि कोर्टें कई बार बेल देने के मामले में ये कहती हैं कि ट्रायल हो जाए या विटनेसेस एग्जामिन हो जाए तो बेल के स्कोप को ओपन किया जाएगा। हालांकि कई मामले में ऐसा भी हुआ है कि ट्रायल धीरे धीरे कंप्लीट हो गई है और जो एक्यूज होते हैं वो फाइनल ऑर्डर से बरी होते हैं या कन्विक्ट होते हैं। हालांकि जब तक ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के तहत जो एक्यूज बनाया गया है उसको अनटिल गिल्टी प्रूफ ना हो तब तक के लिए उसे इनोसेंस माना जाता है। ऐसा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है। हालांकि मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से खारिज हुई है और ये कहते हुए कि सिर्फ ईडी और सीबीआई 8 महीने या 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करेगी। आज तक ईडी और सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी केस में 6 महीने के अंदर चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई है। 31,000 पेज की चार्जशीट और विवेचना यानी लगभग 245 विटनेसेस हैं और अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर ये कहा जाए कि ट्रायल 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकता है
तो ऐसी स्थिति में अभी विटनेस का एग्जामिनेशन शुरू नहीं हुआ है और इतनी बड़ी चार्जशीट फाइल की गई है जिसपे कंटेंट ऑफ चार्ज बनाने में अभी चार्ज के स्टेज पे तमाम डिस्कशन बचा हुआ है। चार्ज के बाद में उस विटनेसेस को बुलाया जाना, तमाम विटनेसेस ऐसे होते हैं जो कोर्ट में टाइम से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में तमाम लीगल ट्रायल होता रहता है। जैसे तमाम एक ट्रैक जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, किसी भी केस में 6 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है और मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट की बेल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बेल तक पहुंचने में लगभग 8 महीने का समय लग गया है। अगर ये देखा जाए तो दोबारा बेल के प्रोसेस करने में ट्रायल कोर्ट से अप टू हायर कोर्ट, अप टू सुप्रीम कोर्ट जाने में दोबारा लगभग 8 महीने का भी समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में ये माना जाए कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एविडेंस है या नहीं है, लेकिन जेल में अंडर ट्रायल कन्विक्शन होने के भी चांस हो सकते हैं। लाइफ और लिबर्टी के मामले में अगर देखा जाए तो जब तक अपराध प्रूव ना हो जाए, गिल्टी प्रूफ ना हो जाए, तब तक उसकी जमानत पे उसका जमानत उसका राइट है। यानी बेल इज द रूल और रिजेक्शन इज द एक्सेप्शन। इस रूल के तहत बेल मिलनी चाहिए। हालांकि तमाम लोगों का और तमाम विध व्यवसाय करने वाले जानकारों का मानना है कि सत्ता पक्ष के जरिए से जांच एजेंसियों का लगातार मिसयूज होता रहा है और ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि जांच एजेंसियों का लगातार जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे मिसयूज हो रहा है। कपिल सिब्बल जी का और अभिषेक मनु सिंघवी जी का ये बयान कि लाइफ और लिबर्टी एकदम डेड हो गई है और कोई भी आदमी अगर सरकार के खिलाफ बोलता हुआ आता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। या कोई पत्रकार अगर मुखरता के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछता है तो ऐसी स्थिति में उसको कहीं ना कहीं यूएपीए या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे मामलों में गिरफ्तार कर करके जेल भेज दिया जाता है। कई एक उदाहरण हमारे और आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों सीनियर एडवोकेट के स्टेटमेंट को देखा जाए तो इस नतीजे पे हम जरूर पहुंच सकते हैं कि लाइफ एंड लिबर्टी और डिग्निटी के मामले में लगातार ईडी और सीबीआई का मिसयूज करते हुए विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और लगातार ये टारगेट 2024 के चुनाव तक मुझे लगता है कि होता रहेगा।